You're listening to AI Podcast, where headlines meet depth. 27 जनवरी 2026 ये वो तारीख है जब भारत और यूरोपियन संघ ने एक ऐसे समझौते का ऐलान किया जिसे मीडिया मदर ऑफ ऑल डील्स कह रहा है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं है, बल्कि 2 दशकों की रुकी हुई बातचीत, बदली हुई दुनिया और भू राजनीति की एक जबरदस्त कहानी है। एकदम सही कहा। और आज हम इसी ऐतिहासिक समझौते की परतों को खोलेंगे। हमारी ये पड़ताल कई विस्तृत रिपोर्ट्स और मीडिया विश्लेषणों पर आधारित है। तो आज का हमारा मिशन क्या है? मिशन ये समझना है कि जो डील 20 साल से नामुमकिन लग रही थी, वो अचानक कैसे हो गई, और सबसे जरूरी बात, इसका भारत, यूरोप और अमेरिका के आम लोगों और बाजारों पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये समझौता दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्रों को जोड़ता है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन ये 20 साल का इंतजार, ये बहुत लंबा वक्त है। बहुत लंबा। ऐसा क्या था कि बात आगे ही नहीं बढ़ पा रही थी? वो कौन से मुद्दे थे जो इस डील के रास्ते में एक दीवार बनकर खड़े थे? देखिए, एक नहीं कई दीवारें थी और सब बहुत मजबूत थी। सबसे पहली और बड़ी दीवार थी पेशेवरों की आवाजाही, यानी मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। अच्छा, मतलब हमारे आईटी प्रोफेशनल्स और इंजीनियर्स के लिए। हाँ बिल्कुल। भारत की मांग थी कि हमारे आईटी पेशेवरों, इंजीनियरों और दूसरे स्किल्ड वर्कर्स को यूरोप में काम करने के लिए आसान वीजा मिले, उनकी डिग्रियों को मान्यता दी जाए। लेकिन यूरोप इसके लिए तैयार नहीं था। बिल्कुल नहीं। खासकर फ्रांस और जर्मनी, वो अपनी लोकल जॉब मार्केट को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव थे। उन्हें डर था कि भारतीय पेशेवर आकर उनकी नौकरियां ले लेंगे, इसलिए वो सख्त कोटा और नियम लगाना चाहते थे। अच्छा, तो ये तो एक तरह से लोगों की आवाजाही पर असहमति थी। सामान की आवाजाही का क्या मतलब? मार्केट एक्सेस, वहाँ क्या दिक्कत थी? वहाँ और भी बड़ी दिक्कत थी। यूरोप चाहता था कि भारत अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर लगे भारी टैक्स कम करे, ताकि उनकी मर्सिडीज, BMW जैसी कारें भारत में सस्ती बिक सके। हाँ, और वो चाहते थे कि भारत अपने कृषि बाजार को उनकी चीजों के लिए खोले, जैसे फ्रेंच चीज और इटालियन वाइन। लेकिन भारत के लिए ये नामुमकिन था। हम अपनी घरेलू कार कंपनियों और करोड़ों किसानों को इस तरह के सीधे कंपटीशन में नहीं छोड़ सकते थे। एक मिनट, लेकिन मैंने पढ़ा है कि जो असली लड़ाई थी, जो सबसे बड़ा पेंच था, वो तो दवाओं को लेकर था। क्या ये सच है कि यूरोप चाहता था कि भारत में जीवन रक्षक दवाएं और महंगी हो जाएं? ये सबसे कांटेदार और संवेदनशील मुद्दा था। मामला था बौद्धिक संपदा का, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। देखिए, यूरोप दुनिया की बड़ी फार्मा कंपनियों का घर है जो रिसर्च पर अरबों डॉलर खर्च करती हैं। उनकी मांग थी कि भारत उनके पेटेंट कानूनों को सख्ती से लागू करे। मतलब अगर उन्होंने कोई दवा बनाई है तो 20 साल तक कोई और उसे बना ही ना सके। और भारत का क्या कहना था इस पर? भारत का तर्क नैतिक भी था और आर्थिक भी। भारत को फार्मेसी ऑफ द ग्लोबल साउथ कहा जाता है, यानी विकासशील दुनिया का दवाखाना। हाँ, हम बहुत सारी जेनेरिक दवाएं बनाते हैं। सही। हमारी कंपनियां कुछ ही सालों में महंगी दवाओं के सस्ते जेनेरिक वर्जन बना लेती हैं। इससे अफ्रीका में एड्स की दवा हो या भारत में कैंसर का इलाज, वो आम आदमी की पहुंच में आ जाता है। अगर हम यूरोप की शर्तें मान लेते तो ये जेनेरिक दवाएं बननी बंद हो जाती। ये भारत के लिए एक रेड लाइन थी। तो हमारे पास 4 बड़े मुद्दे थे: पेशेवरों की आवाजाही, ऑटोमोबाइल, कृषि और दवाएं। इन पर दोनों पक्ष अपनी जिद पर अड़े थे। मुझे याद है 2013 में जब बातचीत रुकी तो एक भारतीय डिप्लोमेट ने मजाक में कहा था कि इस डील को पूरा करने से पहले हम चांद पर कॉलोनी बसा लेंगे। और उस वक्त ऐसा ही लग रहा था। ये मुद्दे इतने बड़े थे कि 1 दशक तक फाइलें ठंडे बस्ते में पड़ी रहीं। तो यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। 1 दशक की खामोशी, और फिर 2025-26 में अचानक सब कुछ बदल जाता है। जो डील 1 दशक से कोमा में थी, वो अचानक से हो गई। ऐसा क्या जादू हुआ? कोई जादू नहीं हुआ, बल्कि एक वैश्विक भूचाल आया, और उस भूचाल का नाम था डोनाल्ड ट्रंप की वापसी। ओहो, जनवरी 2025 में जब ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने तो उन्होंने अमेरिका फर्स्ट नीति को और आक्रामक तरीके से लागू किया। उन्होंने भारतीय सामानों पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया। 50%? हाँ, कारण बताया कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। उसी समय उन्होंने यूरोपीय संघ के निर्यातों, खासकर जर्मन कारों पर भी 15% का टैरिफ ठोक दिया। ठीक है, तो ये अमेरिकी टैरिफ की तलवार दोनों के सिर पर लटक रही थी। लेकिन मजबूरी में की गई डील क्या सच में फायदेमंद होती है? मतलब भारत अमेरिका के दबाव में झुकने की बजाय यूरोप के पास क्यों गया? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अमेरिका एक ही समय में 2 बिल्कुल उल्टी बातें कर रहा था।
एक तरफ वो भारत पर 50% का दंडात्मक टैरिफ लगा रहा था और दूसरी तरफ कह रहा था कि आओ हमारे साथ एक द्विपक्षीय व्यापार समझौता करो। ये तो अजीब बात है। इसी विरोधाभास ने अमेरिका की विश्वसनीयता को खत्म कर दिया। भारत को समझ आ गया कि ये एक भरोसेमंद साथी नहीं हो सकता। और यूरोप भी यही महसूस कर रहा था। बिल्कुल। यूरोप ने भी देखा कि ट्रंप का अमेरिका एक ऐसा पार्टनर है जो कभी भी नियम बदल सकता है। और इसके साथ एक और बड़ा फैक्टर काम कर रहा था, चीन। अच्छा, चाइना +1 वाली बात। एग्जैक्टली। कोविड महामारी ने यूरोप और भारत दोनों को सिखा दिया था कि अपनी सप्लाई चेन के लिए सिर्फ चीन पर निर्भर रहना कितना खतरनाक हो सकता है। तो ट्रंप के टैरिफ ने एक तात्कालिक संकट पैदा किया और चीन पर निर्भरता कम करने की जरूरत ने एक लंबी रणनीति दी। इन दोनों दबावों ने मिलकर वो कर दिखाया जो 20 साल की बातचीत नहीं कर पाई थी। तो ये डील मजबूरी और मौके का एक मिला-जुला नतीजा है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, भारत को इससे असल में मिला क्या? आंकड़ों से हटकर एक आम भारतीय व्यापारी या नौकरी पेशा इंसान के लिए इसके क्या मायने हैं? इसके मायने बहुत गहरे हैं। सबसे बड़ा फायदा है यूरोप के 45 करोड़ संपन्न उपभोक्ताओं के बाजार तक लगभग जीरो टैक्स पर पहुंच। जीरो टैक्स? इसे कुछ सेक्टरों में समझते हैं। पहला, कपड़ा, चमड़ा और जूते। इन पर अभी 4% से 26% तक का टैरिफ लगता है। अब आप कल्पना कीजिए तिरुपुर में एक छोटी कपड़ा फैक्ट्री चलाने वाली महिला की, जो अब तक जर्मनी के खरीदार को बेचने से पहले 20% टैरिफ की चिंता करती थी। अब वो सीधा बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों से मुकाबला कर पाएगी। एक अनुमान है कि अकेले इस सेक्टर में 2 से 3 लाख नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं। वाह! और इनमें ज्यादातर ग्रामीण महिलाएं होंगी। ये तो जमीनी स्तर पर बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा। और इंजीनियरिंग सामान के बारे में क्या? हमारा 2030 तक $300 अरब के इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट का लक्ष्य है। ये समझौता उस लक्ष्य के लिए एक रॉकेट फ्यूल की तरह है। भारत को यूरोप के $2 ट्रिलियन के विशाल इंजीनियरिंग बाजार में सीधी पहुंच मिलेगी। पुणे में बने ऑटो पार्ट्स, गुजरात में बनी मशीनरी, इन सब के लिए एक बहुत बड़ा अमीर बाजार खुल जाएगा। और हमारे 2 सबसे मजबूत सेक्टर, फार्मा और आईटी, क्या हमें दवाओं वाले मुद्दे पर झुकना पड़ा? बिल्कुल नहीं। और यही इस डील की सबसे बड़ी जीत है। भारत अपनी जेनेरिक दवा बनाने की क्षमता को सुरक्षित रखने में कामयाब रहा। हमने यूरोप के सख्त पेटेंट नियमों को नहीं माना। तो फार्मेसी ऑफ द ग्लोबल साउथ की हमारी पहचान बनी रहेगी। और वहीं आईटी सेक्टर में वीजा नियमों में ढील और भारतीय डिग्रियों को मान्यता मिलने से हमारे सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स के लिए यूरोप जाना आसान हो जाएगा। नैस्कॉम का अनुमान है कि भारत यूरोपीय संघ का आईटी सेवा व्यापार, जो अभी $18 अरब का है, वो अगले 10 साल में $50 अरब तक पहुंच सकता है। इस डील में सेमीकंडक्टर को लेकर भी काफी चर्चा है। ये क्यों इतना जरूरी है? ये भविष्य की तैयारी है। आज दुनिया के ज्यादातर एडवांस चिप्स ताइवान, चीन और दक्षिण कोरिया में बनते हैं। ये एक बहुत बड़ी निर्भरता है। इस डील के तहत भारत और यूरोप ने एक सेमीकंडक्टर सहयोग रूपरेखा बनाई है। मतलब हम मिल के चिप्स बनाएंगे? मतलब हम मिलकर रिसर्च करेंगे, डिजाइन करेंगे और शायद भविष्य में भारत में एक एडवांस चिप फैक्ट्री लगाने में यूरोप हमारी मदद करेगा। तो ये सिर्फ सामान बेचने की डील नहीं, ये टेक्नोलॉजी हासिल करने और चीन पर निर्भर सप्लाई चेन का एक बड़ी रणनीतिक जीत है। ठीक है, तो भारत के लिए फायदे साफ दिख रहे हैं, बाजार, नौकरियां, टेक्नोलॉजी। लेकिन यूरोप वाले कोई संकट तो है नहीं, उन्हें क्या मिल रहा है? और अब वो सवाल पूछते हैं जो सब सुनना चाहते हैं, क्या यूरोपियन कारें वाकई सस्ती होने वाली हैं? जरूर। पहले यूरोप के नजरिए को समझते हैं। उनके लिए ये सौदा आक्रामक से ज्यादा रक्षात्मक है। ये उन्हें अमेरिकी व्यापार नीतियों की अस्थिरता से बचाता है और चीन पर उनकी निर्भरता को कम करता है। तो भारत उनके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। एक तरह से, हाँ। अब आते हैं आम आदमी पर असर पर, और सबसे पहले आपकी पसंदीदा चीज, कारें। हाँ, बताइए। 110% का टैक्स, क्या वो इतिहास बन जाएगा? लगभग। जो लग्जरी कारें जैसे मर्सिडीज, BMW, ऑडी, पोर्शे, जो पूरी तरह से यूरोप में बनकर भारत आती हैं, यानी CBU, उन पर लगने वाला 110% का टैक्स अगले 5 सालों में धीरे धीरे घटकर सिर्फ 10% रह जाएगा। 110% से सीधा 10%? मतलब कीमतों में भारी गिरावट आएगी। निश्चित रूप से। 1 करोड़ की कार शायद 60-70 लाख में मिलने लगे। लेकिन यहाँ एक पेच है, ये छूट सिर्फ पूरी तरह इंपोर्टेड कारों पर है। अच्छा। जो कारें भारत में सिर्फ असेंबल होती हैं, जैसे ज्यादातर मिड रेंज मॉडल, उनकी कीमतों पर तत्काल कोई बड़ा असर नहीं दिखेगा। और भारत ने एक और चालाकी की है। वो क्या? अपने बढ़ते हुए इलेक्ट्रिक वाहन यानी EV उद्योग को बचाने के लिए EVs को पहले 5 सालों के लिए इस डील से पूरी तरह बाहर रखा गया है। ये तो बहुत स्मार्ट मूव है। कारों के अलावा जो चीज लोगों की पार्टियों पर असर डालेगी वो है शराब। मैंने सुना है यूरोपियन वाइन पर टैक्स बहुत ज्यादा है।
बहुत ज्यादा। आप ऐसे समझिए कि 1 यूरो की वाइन पर भारत सरकार 1.5 यूरो का टैक्स लगाती थी। इस डील के बाद 150% तक का ये टैरिफ घटकर 20-30% रह जाएगा। बियर पे टैक्स आधा हो जाएगा। तो स्कॉच, फ्रेंच वाइन, बेल्जियन बियर, ये सब काफी सस्ते हो जाएंगे। हाँ, काफी सस्ते। और खाने पीने की दूसरी चीजें, क्या अब पिज्जा पर इटली का असली ऑलिव ऑयल डालना सस्ता पड़ेगा? बिल्कुल। पास्ता, स्विस चॉकलेट्स, ऑलिव ऑयल जैसे प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों पर लगने वाला 45-50% टैरिफ भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ भारत ने अपने किसानों का पूरा ध्यान रखा है। वो कैसे? डेयरी उत्पाद मतलब दूध, मक्खन, चीज, साथ ही बीफ, चीनी और गेहूं चावल जैसे संवेदनशील कृषि उत्पादों को इस समझौते से पूरी तरह बाहर रखा है। तो भारतीय किसानों पर इसका सीधा नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। तो भारत और यूरोप में तो जश्न का माहौल है, लेकिन इस पूरी कहानी में एक किरदार और है, अमेरिका। वॉशिंगटन में इस डील पर क्या प्रतिक्रिया हुई? मुझे लगता नहीं कि वो बधाई संदेश भेज रहे होंगे। बधाई संदेश तो छोड़िए, वहां से जो बयान आया उसमें गुस्सा और एक तरह का धोखा महसूस करने का भाव था। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा, हमने भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए टैरिफ लगाया और देखिए पिछले हफ्ते क्या हुआ। यूरोपियंस ने भारत के साथ एक ट्रेड डील साइन कर ली। इस बयान से तो साफ पता चल रहा है कि वो कितने नाराज हैं। बिल्कुल, ये बयान दिखाता है कि उनके लिए ये एक बड़ी रणनीतिक हार है। ये हार क्यों है? अमेरिका का तो सोचना था कि 50% टैरिफ से वो भारत को झुका देंगे और अपनी शर्तों पर डील करने के लिए मजबूर कर देंगे। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। उस दबाव ने भारत को एक वैकल्पिक रास्ता खोजने पर मजबूर कर दिया और भारत ने यूरोप के साथ एक बड़ी डील करके वो रास्ता बना लिया। इससे भारत पर अमेरिका का दबाव लगभग खत्म हो गया। और उन्हें बाजार में भी नुकसान होगा। हाँ, दूसरा नुकसान वो है, एक विश्लेषण के मुताबिक मेडिकल उपकरण, पॉलीमर जैसे क्षेत्रों में अमेरिका को लगभग 5.8 अरब डॉलर के व्यापार का नुकसान हो सकता है, क्योंकि अब यूरोपियन कंपनियां भारत में टैक्स फ्री सामान बेच पाएंगी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रंप की टैरिफ फर्स्ट या दादागिरी वाली रणनीति की नाकामी है? ये इसका सबसे बड़ा सबूत है। ये रणनीति सहयोगियों को पास लाने के बजाय दूर करती है और उन्हें नए गुट बनाने के लिए प्रेरित करती है। और यहाँ एक बहुत बड़ा वैश्विक बदलाव छिपा है। वो क्या है? ये सौदा एक ऐसी पोस्ट अमेरिकन या कहें तो नॉन अमेरिकन व्यापार व्यवस्था का संकेत है। मतलब दुनिया के देश अब अमेरिकी भागीदारी या उसकी इजाजत का इंतजार किए बिना भी आपस में मिलकर बड़े नियम आधारित सिस्टम बना रहे हैं। तो चलिए इसे समेटते हैं। ये सिर्फ कुछ टैरिफ कम होने या कारें सस्ती होने की कहानी नहीं है। ये वैश्विक शतरंज की बिसात पर एक बहुत बड़ा मोहरा चलने जैसा है। हाँ, ये भारत के लिए अपने निर्यात में विविधता लाने, अमेरिकी निर्भरता कम करने और महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी हासिल करने का एक ऐतिहासिक अवसर है। और यूरोप के लिए ये अमेरिकी अस्थिरता और चीनी निर्भरता के खिलाफ एक जरूरी सुरक्षा कवच है। और ये समझौता सिर्फ व्यापार तक ही सीमित नहीं है ना? इसमें सेमीकंडक्टर सहयोग और एक रक्षा और सुरक्षा समझौता भी शामिल है। हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ श्रोताओं के लिए एक विचार है जिस पर वो सोच सकते हैं। क्या ये आर्थिक साझेदारी भविष्य में एक गहरे रणनीतिक और सैन्य गठबंधन की नींव रख रही है? जैसे जैसे दुनिया अलग अलग गुटों में बंट रही है, क्या हम दिल्ली और ब्रुसेल्स के बीच एक नए शक्तिशाली तीसरे ध्रुव को उभरते हुए देख रहे हैं, जो आने वाले दशकों में वॉशिंगटन और बीजिंग के प्रभाव को संतुलित कर सके? इस AI पॉडकास्ट को देखने के लिए धन्यवाद। ताज़ा खबरों और गहन विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें।